आज हम अल्टरनेटिंग करंट को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है ना। जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर 4 ग्राफ दे रखे हैं। पहला वाला एसी है, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ। हाँ, तो बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना वो एसी होता है, पर उसमें एक कंडीशन और है कि उसकी पोलैरिटी भी चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव में हो तो अगले हाफ में क्या हो, नेगेटिव में हो। तो इसके अंदर तुम देख सकते हो इसमें दोनों चीज हो रही है, टाइम के साथ करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। ऊपर पॉजिटिव में, नीचे नेगेटिव। का मतलब समझते हो क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रही है हर हाफ साइकिल के बाद। करंट नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव का जस्ट ये मतलब है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली क्या ले लूंगा, नेगेटिव, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक एसी करंट है, ठीक है, ये समझ आता है, तो मैं एसी करंट किसको बोलूंगा? मैं एसी करंट वो बोलूंगा जो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, साथ ही साथ अपनी पोलैरिटी को क्या कर रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं ईएमएफ की वैल्यू चेंज हो रही होगी। तुम लोगों को ये पता होगा, इससे पहले वाले चैप्टर का नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें तुमने पढ़ा जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तब तुम्हारा क्या चेंज होता है? जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तक तुम्हारा क्या इंड्यूस होगा? ईएमआई इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये पढ़ा था हमने उसमें कि, और मैंने तुम्हें उसमें वो भी पढ़ाया था एसी जनरेटर के बारे में। मैंने पढ़ाया भी था ये कि डैम्स के अंदर कैसे, मतलब डैम से जो पानी आता है वो एक टरबाइन से कनेक्टेड होता है। वो टरबाइन जो होता है एक सर्कुलर लूप से कनेक्टेड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। अगर मैग्नेटिक, ये था पढ़ाया था ना कि जैसे फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फ्लक्स होता है बी डॉट ए, इट इज बी ए कॉस थीटा, है ना। और थीटा को मैंने पढ़ाया था कि मान लो एक जैसे मान लो ये टरबाइन है, ये एक लूप से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब मान लो किसी भी तरीके से मैं इस पे वाटर या कुछ भी डालता हूं, या फिर मान लो मैं, अब देखो, अब द थिंग इज कि अगर ये घूमेगा तो इसकी घूमने की कोई स्पीड होगी, है ना। उस घूमने की स्पीड को क्या बोलते हैं? ओमेगा, है ना। और एक सेकंड में कितना एंगल घूमा, दैट इज थीटा। थीटा बाई टी क्या होगा? एंगुलर स्पीड। और तो थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? ओमेगा इंटू टी। अब तुम्हारा, मैंने बताया था फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या थीटा चेंज करो। तो हम थीटा चेंज कर रहे हैं, है ना। क्या चेंज कर रहे होते हैं? थीटा। और थीटा को क्या लिख देंगे हम? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ क्या होता है तुम लोगों का? ईएमएफ होता है डी फाई बाय, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी ए कॉन्स्टेंट है ना। तो बी ए तो बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन, माइनस का। और अगर देखो साइन टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो नॉर्मल आएगा कॉस टी, बट उसके साथ कुछ लगा होगा तो वो इनटू हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। और जो ये वाली वैल्यू होती है, देखो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? यहां पर तुम्हें दिख रहा है जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? -1 to 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है ना। तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1। तो ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? बी ए ओमेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, मान लो इसके मैं कई सारे टर्न ले लूं, ये तो एक लूप लिया है, मैं एन टर्न्स का लूप ले लूं। एन टर्न्स का लूप लूंगा तो फ्लक्स में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर भी एन क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फाइनल फॉर्म में भी एन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारे, इसको बोलते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, क्या? हाँ, क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज पूछी इसने, वेरी गुड क्वेश्चन। इसने मुझसे पूछा, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। तुम्हें ये पता चल गया जो फ्लक्स है वो एन बी ए कॉस ओमेगा टी है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। इससे तुम्हारा जो ईएमएफ आया एज अ फंक्शन ऑफ टी वो क्या आ गया? वो आ गया तुम्हारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसके आगे क्या था? माइनस, ठीक है। तो एक बात समझने की कोशिश करना, ये माइनस साइन है ना, वो बस ये इंडिकेट करता है कि पोलैरिटी कैसी है, पोलैरिटी के बारे में बताता है। ये
मैथमेटिक्स नहीं है कि तुम इसको कंपेयर करो -2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो तुम्हारा 2 वोल्ट बड़ा है, ये पोलैरिटी बता रहा है बस, वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। आया समझ? तो मैथमेटिकली मत देखो। जैसे एक ऑप्टिक्स में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 है, इसका मतलब मैग्नीफाइड तो है ना ये। वो बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर ये तो 1 से कम है, -2 तो 1 से कम है, तो मैग्नीफाइड थोड़ा ना हुआ ये। बट फिजिक्स में ऐसे मैथ नहीं लगाई जाती है, फिजिक्स में इसका डिफरेंट मतलब होता है। जिसको मैंने पढ़ा उसको पता होगा कि जो नंबर होता है वो बताता है कि इनलार्ज है, सेम साइज है, मैग्नीफाइड है, मतलब डिमिनिश्ड है। जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो ध्यान रखा करो, फिजिक्स में मैथ्स लगाते टाइम ये भी सोचो कि वहां पर वो चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। आया समझ? सीधा मैथ नहीं लग जाती। ठीक है, क्यों किस किस को ये समझ आ गया? जो ईएमएफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? E0, दैट इज NBA ओमेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो करंट होता है वो क्या होता है? EMF बाय R। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी होगी NBA ओमेगा डिवाइडेड बाय R साइन। तो जैसे 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 EMF चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वैसे वैसे तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है? करंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एक होती है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है बेटा? इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बट अभी सिर्फ सॉल्व करने में देख लो होती क्या है। इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको करा उल्टा जाता है, पहले स्क्वायर करा जाता है, फिर मीन लिया जाता है, उसके बाद क्या करा जाता है? ठीक है, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, ये देखो, तो मेरे पास पहले करंट का क्या करना है? स्क्वायर करना है। करंट की वैल्यू क्या है? I0 साइन ओमेगा टी। इसका स्क्वायर करो तो I2t आ जाएगा, दैट इज I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका एवरेज करना है। इन फंक्शंस का एवरेज कैसे होता है? इन फंक्शन का एवरेज ऐसे होता है, किसी भी फंक्शन का एवरेज करना हो तो वो होता है, मान लो मैं x के रिस्पेक्ट में एवरेज कर रहा हूं, तो होगा fx dx fx dx डिवाइडेड बाय dx, जितने इंटरवल के लिए करना है। आया समझ? तो ये मैथ्स है। ठीक है, अब इसका आरएमएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मीन करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, I2 t dt डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा? रूट। तो मुझे पता है इतना कष्ट तुम लोग करोगे नहीं, तो फाइनल रिजल्ट याद है तुम लोग। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है आरएमएस का? आरएमएस का फाइनल रिजल्ट होता है I0 बाय √2। ये याद रखना है। अच्छा, ERMS क्या होगा बेटा? ERMS विल बी E0 बाय √2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा चलो, ये वाला एक बार क्वेश्चन देखो। तुम्हारे पास 4 डिवाइस है PQRS, इसमें से कौन सा है AC का आंसर? क्यों? क्यों? ऊपर वाला ये भी तो फ्लक्चुएट कर रहा है। सेम प्लेन में नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर है। ये देखो, तुम्हारा एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस में ही ऊपर की साइड, समझ रहे हो? सिर्फ पॉजिटिव में ही है वो। मान लो पॉजिटिव में 10 to 5 के बीच में ही वो क्या कर रहा है, मान लो वैल्यू +10 है, समझ रहे हो? वो पॉजिटिव पॉजिटिव में खेलो, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। देखो, मान लो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको मान लो 10 है, और ये वैल्यू कितनी है? इसको 20 मान लो। तो अगर ये ऊपर नीचे हो भी रहा है तो पॉजिटिव वैल्यूज में तो हो रहा है, नेगेटिव कब जा रहा है? ये नहीं जा रहा ना। बट इस केस में ऐसा होगा, ये ओरिजिन है, अगर ये +5 है तो नीचे वाला क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर देख लो, अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन देख लो। इट इज दैट करंट विच चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व और कोसाइन कर्व। साइन कर्व और कोसाइन कर्व से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि साइन और कोसाइन ही आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम
रिपीट करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जो साइन थीटा का कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो जीरो से चालू होता है, पाई पे जीरो होता है और 2 पाई पे जीरो होता है, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा की जगह साइन ओमेगा टी का कर्व बनाऊंगा, मैं इसमें कर्व बना रहा हूँ साइन ओमेगा टी बस इस टी के बीच में, तो तुम्हारा थीटा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा टी और टी इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा बाय ओमेगा, है ना। तो किस किस एंगल पे साइन जीरो आ रहा था? एक तो जीरो पे आ रहा था, दूसरा पाई बाय ओमेगा और तीसरा, तो देखो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? पाई बाय ओमेगा, और ये पॉइंट होगा ये क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। समझने की कोशिश करना, साइन थीटा का जो कंप्लीट साइकिल होता है वो कितना होता है? 2 पाई। तो साइन ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल जो होगा वो होगा 2 पाई बाय ओमेगा। हाफ साइकिल क्या होगा इसका? हाफ। समझ रहे हो? तुम समझने की कोशिश करो, ये पूरी साइकिल में अगर मैं इस साइकिल की बात करूं तो ये क्या है? हाफ है पूरे साइकिल का। तो अगर पूरी साइकिल टी है तो ये कितना होगा? टी बाय 2। तो अगर पूरी साइकिल टी बाय 2 पाई बाय ओमेगा है तो इसका हाफ कितना होगा? पाई बाय ओमेगा। अच्छा ये बताओ ये कितना होगा? ये बता पाओगे? ये क्या होगा? 3/4 टी। समझ रहे हो? देखो ये पूरा कर्व है, ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये t/4, ये t/4, ये t/4 और ये जब पूरा करता हूं तो t/4 4 बार ऐड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? t। और अगर मुझे बस यहां से यहां तक करना हो तो क्या होगा? t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 दैट इज 3t/। अगर मुझे बस इन दो का करना हो तो t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2। और t क्या है? 2 पाई बाय ओमेगा। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो थीटा जब जीरो होगा तो t तुम्हारा जीरो होगा, थीटा जब पाई बाय 2 होगा तो ये पाई बाय 2। अब देखो अगर मैं मान लो ऐसे लिख रहा हूं, जो ईएमएफ है दैट इज 5 sin 50t। तो 5 क्या बता रहा है? 5 बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू को, मतलब एम्पलीट्यूड को, ठीक है। और ओमेगा किसको बता रहा है? 50 को। अच्छा ये पता है ना, जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई एफ, और एफ इज, एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? 1/t, जिसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई बाय, आगे बढ़ू, ठीक है। बाकी ये है कुछ रिजल्ट्स मैंने याद करवाए थे जो क्लास में आया था, है ना, पर नथिंग इज कैसे क्वेश्चंस कम आते तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो कराया भी क्लास में, करवाना है क्या? देखो ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कंप्लीट साइकिल में अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम। तो अगर मैं कंप्लीट साइकिल में उसका सम करूंगा तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा बेटा? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये कितना है? नेगेटिव। और इक्वल तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सम करूंगा तो कितना आएगा? तो कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन मतलब 0 टू टी। क्या कैपिटल टी की जगह मैं 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकता हूं? तो अगर टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा लिखा होगा तो घबराओगे ही, ठीक है। अभी 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 रुक जाओ, अभी 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 तुम्हारे फेफड़े बाहर आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ू। अब देखो, अब तुम सोचोगे कि इसको प्रूफ कैसे करोगे? कंप्लीट साइकिल में इसका जीरो आएगा। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका ये बेसिक इंटीग्रेशन है ये, और जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं है तो उसको पढ़ लेना, इंटीग्रेशन है ये। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इसका कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन करूं तो क्या आता है? जीरो। बट हाफ साइकिल में करूं, हाफ साइकिल मतलब हाफ साइकिल में तो प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला काउंट होगा या फिर नीचे वाला काउंट होगा, तो बैलेंस नहीं होगा। तो आंसर आता है इसका, कितना आता है? 2 बाय। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अब देखो तुम में से कोई माराथी होंगे, मुझसे बोलेंगे भाई इसकी डेरिवेशन कराओ, तो नीचे डेरिवेशन दे रखी है मैंने, ठीक है। अभी मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, डेरिवेशन नहीं है, मैथमेटिक्स है। देखो मैंने क्या बोला, देखो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी हो, अच्छा अगर इसमें फाई एंगल ऐड भी कर दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
मान लो मैं जीरो से चालू ना करके, जीरो से चालू करके 360 पे जाता हूँ तो मेरा कंप्लीट साइकिल होगा। बट अगर मैं 30 डिग्री से चालू करूँ और 360 प्लस 30 कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ ये हो गया 0 से 360। मान लो मैं यहां से चालू करता हूं तो मेरी साइकिल यहां कंप्लीट हो जाएगी। आ रहा है समझ? ठीक है, तो एंगल प्लस या माइनस करने से कोई फर्क, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें कोई फेज ऐड भी कर दूंगा, देखो 0 से टी क्या आएगा 0, और अगर मैं 0 से हाफ साइकिल करूं तो 2/ओमेगा, और स्क्वायर का करो साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कंप्लीट साइकिल में करो तो कितना आएगा टी बाय, इतना समझ आता है? और टी क्या तुम्हारा, टी क्या तुम्हारा 2π/ओमेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? आरएमएस ये समझ आ गया, 2π/ओमेगा समझ आ गया। आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से किसी भी में कुछ एंगल प्लस माइनस करूंगा, इसमें कोई एंगल प्लस माइनस करूंगा या इसमें कोई एंगल प्लस माइनस करूंगा, आंसर में कोई चेंज? नीचे वही दे रखा है, इफ वी ऐड फाई इन द एंगल द रिजल्ट विल नॉट 0, 2/ओमेगा t/2 है। देखो एंगल ऐड कर रखा है। आगे बढ़ू। देखो कंप्लीट साइकिल में अगर मैं साइन ओमेगा टी या साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी का करूं तो 0 आएगा। अगर इसमें कुछ प्लस फाइव कर दूं या माइनस फाइव कर दूं तब भी क्या आएगा? स्क्वायर का करूंगा तो क्या आएगा t/2। प्लस माइनस फाइव करने से कोई फर्क, और अगर t/2 है तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, इन दोनों का क्या आएगा 2/, और प्लस माइनस करने से कोई फर्क, समझ आ गया? अब यहाँ पर मैंने देखो ये मैंने किसी फंक्शन का एवरेज करना हो, मान लो किसी फंक्शन का एवरेज करना है, फंक्शन तुम लोगों को मैथ्स में पढ़ा होगा तुमने, किसी फंक्शन का एवरेज करना हो तो तरीका क्या होता है, fx dx डिवाइडेड बाय dx, जहां से जहां तक मान लो एक फंक्शन है, मान लो इस टाइप का फंक्शन है ना, इसका मुझे एवरेज करना है x1 से लेके इतना एवरेज करना है, तो बस उसका तरीका होता है fx dx x1 से x2, x1 से x2। आया समझ? है ना, ये बस वो है कि अगर तुम बहुत 95 प्लस पहुंच चुके हो, अब एक आध क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल 100 परफेक्शन चाहिए, तब इतनी नॉलेज होनी चाहिए। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब होता है जैसे मान लो एक होता है, एक ग्राफ होता है कुछ ऐसा, इस टाइप का ग्राफ होता है, मतलब ग्राफ चला, या फिर तुम ऐसे समझ लो एक प्लॉट करा तुमने 1, एक प्लॉट करा तुमने 2, एक प्लॉट करा तुमने 3, एक प्लॉट करा तुमने 4, ये वैल्यूज है डिस्क्रीट। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में 1 to 4 सारी वैल्यूज आएंगी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.11 पूरी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। यार ये तो मैथ्स में, अच्छा तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट पता है ना मैथ्स वालों को? किसको नहीं पता कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट क्या होता है? बता दूंगा कोई बात नहीं, मैं बता तो पता नहीं है तो अबे लिमिट्स में ही पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, ठीक है? तो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टाइम इंटरवल t1 से t2 क्या दूंगा, ft dt, t1 से t2 dt, t1 से, ये समझ आया? इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो जैसे मैंने मान लो मुझे प्रूफ करना है जो करंट एवरेज होगा कंप्लीट साइकिल में 0 होगा, तो कैसे प्रूफ करूंगा? तुम्हें ये पता है जो IT है वो क्या है, I0 साइन, अब मुझे इसका एवरेज करना है, तो एवरेज कैसे करूंगा, IT dt डिवाइडेड बाय 0 से, आया समझ? I0 साइन ओमेगा t dt 0 से, अब I0 क्या है, कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ये साइन ओमेगा टी dt बच गया, और साइन ओमेगा टी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा एक्स्ट्रा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, और फिर मुझे बस वैल्यू पुट करनी है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? वैसे भी देख लो यार, साइन ओमेगा टी dt इसका भी मैंने याद करवाया है, क्या आता है आंसर 0, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आने वाला है, ठीक है? अच्छा ये ध्यान रखना,
करंट का फुल साइकिल में कितना आता है 0, पर हाफ साइकिल में कितना होता है 2/पाई, और आरएमएस क्या होता है आई नॉट बाय, ये 3 चीज याद रखना, करंट हो या ईएमएफ हो। अगर फुल साइकिल की बात करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूंगा, और किसकी बात कर रहा हूं मैं, एवरेज की, किसकी, एवरेज की, तो ये वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू होती है 2I0/पाई, या फिर ईएमएफ की बात करूं तो 2E0/पाई। समझ आ गया, क्या दिक्कत, कोई परेशानी? और आरएमएस होगा तो आरएमएस को डिराइव करके दिखाना है। देखो रूट मीन स्क्वायर बता दिया, मैं शायद तुम लोगों को इसमें एग्जांपल भी दिया था कि जो बिजली का बिल आता है उसमें हमेशा एनर्जी कंजप्शन आता है ना, और रूट मीन स्क्वायर वो वैल्यू होती है। मान लो एक्चुअल में हमारे घर में एसी सप्लाई आ रहा है, डीसी सप्लाई आ रहा है, एसी सप्लाई आ रहा है, और अगर मुझे पावर निकालनी है तो पावर के लिए क्या करूंगा, आई स्क्वायर आर कर रहा था, मैं ये बता रहा था। देखो हमारे घर पे आता है क्या, जो हमारे घर पे बिजली का बिल आता है उसमें हमेशा एनर्जी कंजप्शन आता है। क्या आता है, ये नहीं आता कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, हमारे ये आता है कि हमने कितनी एनर्जी यूज करी है। यूनिट्स में आता है ना, 200 यूनिट, 250 यूनिट, वट एवर इट इज। समझने की कोशिश करना, जो पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, पर हमारा जो यहाँ पर आई है वो चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, तो यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर पी आर डी टी, और तुम्हें पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब एक बार बताओ, ये किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात है जो फिजिक्स को नहीं जानता? नहीं, तो जो इससे आंसर आएगा वही हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी वैल्यू चाहते हैं करंट की, हम करंट की एक ऐसी वैल्यू चाहते हैं जो वही आंसर दे जो पूरे इंटीग्रेशन के बाद मिले। तो वो कौन सी वैल्यू होती है ऊपर के अंदर, आरएमएस। मतलब मैं करंट की यहाँ पर आरएमएस वैल्यू पुट कर दूं या पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दूं, मेरा आंसर सेम आएगा। तो ये क्या, ये करना क्या है, इजी है, ये ऊपर वाला करना क्या है, इजी, क्योंकि हर कोई फिजिक्स को नहीं जानता, आया समझ, इसलिए हमारे आरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आया समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इवन तुम्हारे घर पे पता होगा तुम्हारे 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, 220 वोल्ट जो है ना वो पीक वैल्यू नहीं है, वो कौन सी वैल्यू है, आरएमएस, और पीक वैल्यू क्या है 311। देख लो एक बार यहां पर, आरएमएस का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है, तो मैंने करंट का स्क्वायर करा तो क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर इसका एवरेज लेना है, एवरेज कैसे लूंगा, आई नॉट स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाय 0 से टी, 0 से आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन बताया था फुल साइकिल में, क्या आता है वो, t/2, अरे स्क्वायर का बात पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, t/2, और नीचे क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन t, वो भी 0 से t, वो क्या आ जाएगा t, t से t कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो तुमने एक तो स्क्वायर कर दिया, फिर एवरेज ले लिया, मतलब मीन ले लिया, अब इसका क्या करोगे, रूट, तो क्या वैल्यू आती है, आई नॉट बाय, आया समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये इंपॉर्टेंट है, यही आएगी अगर आएगी तो, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि आरएमएस का प्रूफ करना है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो आई नॉट बाई रूट 2 होती है, ये प्रूफ करने के लिए आता है। किस किस को एसी अच्छे से समझ आ रहा है अभी तक? 50% ऑफ एसी खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट पे स्विच कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो सप्लाई क्या होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहाँ पर जो तुम्हारा 220 वोल्ट होता है, ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस, और 50 हर्ट्ज क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ो, और हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दी मैंने, कितना आता है, इसमें क्या बोला है, द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, इस 15 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू दी है करंट की, आरएमएस वैल्यू कितनी है, पहले तुम सारी वैल्यूज को लिख लो एक बार, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द करंट इन दी सर्किट, कितने सेकंड बाद पूछा है, टाइम की वैल्यू क्या दी है, t इज इक्वल टू 1/600
आफ्टर द मतलब इतने सेकंड बाद इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट समझ रहे हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैंने बता रखी है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे मान लो तुम्हारा को पोजीशन दे रखी है xt इज t+2, इसका मतलब क्या होता है, जो पोजीशन है किसी भी पर्सन की वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पर टाइम की अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू डाल दूंगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या पोजीशन है वो पता चल जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऐसे करंट का कुछ फंक्शन दे रखा है, दैट इज मान लो 5 sin ओमेगा t, ये फंक्शन दे रखा है मुझे। अगर मैं टाइम की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालूंगा तो उस टाइम पे मुझे क्या पता चल जाएगा। अरे ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है ना, आप मान लो t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये वैल्यू है करंट की, तो ये क्या है इसकी, इंस्टेंटेनियस। और मैं जब एक इंटरवल में निकालता हूं तो वो क्या होता है, एवरेज। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, एक बार ट्राई करो। तुम बोलते हो ट्राई करने का टाइम नहीं देता, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय दैट इज, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, इतना समझ आता है। अब देखो कुछ महान बच्चे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, मतलब इससे बड़ी बेवकूफी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये होता है आई टी आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, तो ओमेगा कितना आएगा, क्या बात, ठीक है, ये समझ आया। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट इज 15, साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100। उसने किस टाइम बाद बोला है, 1 बाय, और यहां पर टाइम की क्या वैल्यू पुट करिए 1 बाय, तो मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, है ना। कितना जाएगा ये, साइन पाई बाय 15√2, साइन पाई बाय 6 इज 1/2, कितना जाएगा 15 बाय, समझ आया। आगे बढ़ू, मैं 3 सर्किट पढ़ा रहा हूं, मेन है तुम्हारे सिलेबस में एक ही है, पर उसे पढ़ने से पहले 3 आने चाहिए। LCR, या इसको RLC भी बोल देते हो तुम, L फॉर इलेक्टर, C फॉर R फॉर, हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें 3 ही डिवाइस पढ़े हैं, या तो इंडक्टर पढ़ा है, ये मान लो सॉलिनॉइड है, इसमें मैं इसी जो ये जो डिवाइस है इसी का नाम इंडक्टर है। जब मैं इसमें एक एसी सोर्स लगा दूं, क्योंकि मैं जैसे एसी सोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। एसी सोर्स का मतलब है करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अगर करंट चेंज हो रहा है तो इससे अच्छा एक सॉलिनॉइड से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एंड आई। इफ आई इज चेंजिंग, इफ आई इज, देन मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, if magnetic field will change then magnetic flux will change, then EMF will be, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा इसमें ना एक डेरिवेशन भी कराना है, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर, है ना। तो ये लास्ट ईयर आया था, उसको डिराइव भी करवाना है मुझे। तो हमारे पास 3 ही सर्किट है, हमारा एलसीआर सर्किट 3 चीज के मिलकर बना है, एक है इंडक्टर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा क्या है। तो हम तीनों को पहले इंडिविजुअली पढ़ेंगे और फिर तीनों को, समझ रहे हो। देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, वैसे 6 होते हैं टोटल, एक होता है L, एक होता है C, एक होता है R। अगर मैं सिर्फ R लगा रहा हूं तो उसे प्योरली रेजिस्टिव बोलूंगा, सिर्फ C लगा रहा हूं तो प्योरली कैपेसिटिव बोलूंगा, और सिर्फ L लगा रहा हूं तो प्योरली इंडक्टिव बोलूंगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक बात बताओ, ये याद है कि इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है L
di/dt, ये याद है? इसके थ्रू फ्लक्स जो होता है इंडक्टर के अंदर, इसका फॉर्मूला L इंटू आई होता है, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आगे बढ़ो, सुनो, जितना बोलो उतना ध्यान रखना। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, देख लो, तुम्हारा जो एक सर्किट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रजिस्टर, और इससे क्या कनेक्टेड होगा तुम्हारा, एसी सोर्स, ठीक है। दूसरा जो सर्किट होगा, तो सर्किट जो होगा वो क्या होगा, इंडक्टिव। और जो तीसरा जो लास्ट सर्किट होगा वो कौन सा होगा, प्योरली कैपेसिटिव। इसमें सिर्फ ये देखो, ये प्योर आर है। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर, बट इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट रेजिस्टेंस की जगह एक वैल्यू यूज होती है जो वैसा ही काम करता है जैसे रेजिस्टर काम करता है, उसको बोलते हैं एक्स एल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, इट इज ओमेगा इंटू। तीसरा जो होता है इसमें क्या होता है, ये वैसे ही रोल प्ले कर रहा है। और एक्स से क्या होता है, कैपेसिटिव, दैट इज एक्स से इज 1/, ये क्लियर है? हाँ। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है, अब सुनो, हम तीन वैल्यूज देखेंगे, कि देखेंगे आई नॉट, एक देखेंगे आई आर एम एस, और एक देखेंगे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस। ऐसे यहां पर देखेंगे हम आई नॉट, एक देखेंगे आर एम एस, और एक देखेंगे, और ऐसे हम यहां पर देखेंगे आई नॉट, यहां देखेंगे आई आर एम एस, और यहां देखेंगे। ध्यान समझने की कोशिश करना, तीनों में जो सप्लाई है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर भी क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर भी क्या है, ई नॉट, ठीक है। आई क्या होता है, आई इज वी बाय आर। जब मैं आई नॉट की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा, जब मैं आई नॉट की बात करूंगा तो यहां पर होगा वी नॉट की जगह ई नॉट बाय आर, यहां पर क्या होगा, ई नॉट बाय एक्स एल, और यहां क्या होगा, ई नॉट बाय एक्स। अब मैं आरएमएस की बात कर रहा हूं तो यहां क्या होगा, ई आरएमएस बाय, यहां क्या होगा, ई आरएमएस बाय, और यहां क्या होगा। आप समझने की कोशिश करना, सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो इंडक्टर में होता है ना, इंडक्टर में ना करंट आगे चल रहा होता ना पीछे चल रहा होता, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, मतलब एक साथ मैक्सिमम लेंगे एक साथ। एग्जांपल के लिए इसका ग्राफ देखो, यहां पर देखना, ये इसका फेजर है। अच्छा एक बात बताओ, ईएमएफ ज्यादा होगा या करंट ज्यादा होगा, वैल्यूज में तुम्हारा जो आई नॉट होता है वो क्या होता है, ई नॉट बाय आर, तो ई नॉट क्या होगा, आई नॉट मल्टीप्लाई बाय, तो तुम्हारा आई क्या होगा, कम होगा, आर ईएमएफ क्या होगा। तो अगर बड़ी डंडी होगी तो किसकी डंडी होगी, करंट की, और जो छोटी डंडी होगी किसकी होगी, ईएमएफ की। आया समझ? अरे ये होगा ज्यादा, और ये क्या होगा, इसकी डंडी होगी छोटी, इसकी डंडी होगी रिवर्स। आया समझ? हाँ, रिवर्स इन द सेंस, जो मैंने पहले बोला था कि ईएमएफ जो होता है ना उसकी डंडी, मतलब ये बड़ा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, करंट की वैल्यू, ठीक है। जो ई नॉट होगा वो ज्यादा होगा, जो आई नॉट होगा वो कम होगा। तो ई नॉट क्या है, ई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, आई नॉट की क्या है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, समझ आया? तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर देखो ये क्या है तुम्हारी वैल्यू, ये आई नॉट की वैल्यू है, तुम ई नॉट कैसे निकालोगे, इट विल बी, देखो तुम्हें बता देता मैंने, जो आई नॉट होगा इंडक्टर के अंदर ये होगा ई नॉट बाय एक्सएल,
तो जो ई नॉट आएगा वो क्या आएगा, आई नॉट इंटू, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्सएल की वैल्यू जो भी है साइन 20 पाई प्लस 30। तुम करंट से ईएमएफ पे जा रहे हो तो प्लस करना है कितना एंगल, मतलब ऐसा समझ। अगर मान लो तुम्हें ये दे देते और तुमसे यहां पर जाना होता तो तुम क्या करते, -90, ऐसा समझ। कर लोगे, आगे बढ़ो। तो इस बात का ध्यान रखना, प्योरली रेशियो सर्किट में ना करंट लीड करता ना लैग करता, दोनों सेम उसमें बनते हैं। अब मैं एक बार कैपेसिटर को भी दिखा देता हूँ ग्राफ, एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पर देखो, ये ईएमएफ है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना ये वोल्टेज की लाइन है, और जो ये पर्पल वाली लाइन है ये करंट की लाइन है। जब वोल्टेज अपने जीरो पे है तो करंट कहां पर है, अपने मैक्सिमम पे, ठीक है। जब करंट तुम्हारा जीरो पे आया, तुम्हारा वोल्टेज किस पे चला गया, तो दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, एक आगे चल रहा है, एक कौन आगे चल रहा है, इसमें तुम देखोगे करंट आगे चल रहा है, क्योंकि जब ये अपने जीरो पे है तो अपने किस पे है, तो इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर मुझे ऐसा ग्राफ दे दे जिसमें मुझे दिख रहा है कि करंट लीड कर रहा है और कितने एंगल से लीड कर रहा है, π/2, तो करंट लीड किसमें करता है, कैपेसिटर में, तो किसका ग्राफ होगा, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जैसे एक ग्राफ ऐसा आता है, ग्राफ देखो इसके अंदर 3 लाइंस दे रखी है, एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैं बता देता हूं, वैसे बाद में भी बता दूंगा, जो पावर होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है एज कंपेयर टू करंट और वोल्टेज। मतलब जितनी देर में करंट या वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट होगा उतनी देर में पावर के कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, 2। तो जैसे तुम देखोगे यहाँ पर, यहां से यहां तक में ये तुम्हें ऊपर वाला ग्राफ दे रखा है ना। अच्छा मैंने क्या बताया था, वोल्टेज ज्यादा होता है करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, तो ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा, वोल्टेज का, है ना। अब इसमें जो ये वाला ग्राफ है ये किसका है, करंट का। अच्छा एक बार बताओ कौन लीड लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो ग्राफ किसका होगा, कैपेसिटर का। क्या तुम आइडेंटिफाई कर लोगे करंट और वोल्टेज में। सेकेंडली देखो जब तक तुम्हारा इस ग्रीन लाइन का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जब तक तुम्हारे येलो लाइन के कितने साइकिल कंप्लीट हो गए, 1 और 2, तो किसका ग्राफ होगा, पावर का, ठीक है। पावर डबल स्पीड से चलता है, जितनी देर में इनका एक साइकिल कंप्लीट होगा उससे कितने कंप्लीट हो जाएंगे, 2 साइकिल। कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप एक बार लास्ट इंडक्टिव का देखो, वोल्टेज है, जब वोल्टेज अपने जीरो पे है, करंट अभी पीछे ही है, अभी वो जीरो पे भी नहीं आया, तो करंट क्या चल रहा है, पीछे है, और वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज आगे करंट पीछे। और एंगल कितना देखोगे तुम, एंगल देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये हाफ साइकिल रहा होगा, हाफ साइकिल मतलब π/2, तो π/2 को जब भी लीड और लैग करेगा तब तक प्योर होगा, समझ रहे हो, जब जब π/2 का डिफरेंस होगा तब तक प्योर होगा। अगर लीड कर रहा है, अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टर है, लैग कर रहा है तो, अगर मान लो आर की एल की जगह आर एल होता तब भी क्या होता, तब भी यही होता कि पोटेंशियल लीड कर रहा होता पर 90 डिग्री से नहीं कर रहा होता, तो किसी 30, 40 या 50 किसी भी एंगल से कर रहा होता, वो प्योर नहीं होता। 90 होगा तो प्योर होगा। और लीड अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो क्या होगा, इंडक्टर, और लैग कर रहा है तो कैपेसिटर। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, अच्छा वोल्टेज की लाइन मैंने बताया था बड़ी होती है, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो किसका ग्राफ होगा ये। और पावर क्या होता है, वो डबल स्पीड से चलता है, समझ आ रहा है, ठीक है। देखो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं, एक आर होता है, एक एल होता है, और एक सर्किट सी होता है। आर में आई नॉट, इसमें करंट, और इसमें करंट ले लेता हूं। जो प्योर आर सर्किट होता है उसके अंदर आई और ईएमएफ दोनों क्या चलते हैं, सेम फेज में, है ना। ये तुम्हारा आई नॉट है और ये तुम्हारा, अगर एल है तो अगर ऊपर वाला करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ईएमएफ लीड करता है लैग करता है, ईएमएफ लीड करता है। अरे आईपीएल भाई, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, पोटेंशियल लीड करेगा ना, ईएमएफ तो लीड करेगा ना करंट को। ये समझ आ गया। लास्ट केस कौन सा था कि अगर ये आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई नॉट बताओ कैपेसिटर में ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। अच्छा एंगल कितना है, π/2, इसमें भी एंगल कितना है, मतलब मुझे इतना समझ आता है कि इससे अगर मैं आई नॉट से ई नॉट पे जाऊं या ई नॉट से आई नॉट पे आऊं, +0 डिग्री माइनस, इसमें क्या है, आई नॉट कह रहा हूं, तुम इसको लिख दो
I is a function of t, E is a function of t, ये भी E is a function of t, I is a function of t, ठीक है। तो अगर तुम सेम चीज यहां पर है, अगर तुम I से इसमें क्या करोगे, अगर तुम्हें करंट दे रखा है और ईएमएफ पे आना है तो लीड करता है वो, तो प्लस पाई बाई 2 करोगे, और इसमें क्या करोगे माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और लास्ट वाले केस में क्या करोगे, लास्ट वाले केस में करोगे अगर तुम करंट से ईएमएफ पे आओगे, इसमें क्या करोगे, इसमें कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, तो ईएमएफ क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लैग करेगा। तो करंट से ईएमएफ आते हुए माइनस पाई बाई 2 और ईएमएफ से करंट पे आते हुए, अच्छा अब ये समझना, मान लो अब तुम्हारा जो सर्किट है ना वो प्योर एल नहीं है, अब आर और एल है, आर और ऐसे प्योर से ही नहीं है, आर और देखो कोई भी सर्किट रेजिस्टेंस के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाहे तुम्हारा इंडक्टर ही क्यों ना हो, इंडक्टर क्या है, वो एक वायर से तो बना घुमा घुमा के, तो एक वायर के पास रेजिस्टेंस होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके पास रेजिस्टेंस ना हो, तो प्योर होना तो आइडियली पॉसिबल ही नहीं होता। तो एक आर एल सर्किट है दूसरा। अच्छा एक बात बताओ, आर क्या चाहता है, ईएमएफ और करंट किस में रहे, सेम फेज में, और इंडक्टर क्या चाहता है, किस में रहे, डिफरेंट मतलब इंडक्टर क्या चाहेगा, जो तुम्हारा ईएमएफ है वो आगे चले, है ना, तो दोनों के बीच में फाइट होगी, इसमें क्या होगा, ये चाहेगा पाई बाई 2 पे रहेगा, वो चाहेगा, चलेगी दोनों की नहीं, लीड तो करेगा, जीत तो जाएगा ये, बट कंप्लीट तरीके से नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो पाई बाई 2 से लीड करता, समझ रहे हो, अगर इंडक्टर होता प्योर पाई बाई 2 से करता, बट अगर प्योर नहीं है, आरएल है, तो लीड तो करेगा पर पाई बाई 2 एंगल नहीं होगा, अब उन एंगल निकालना पड़ता है, समझ रहे हो, वो एंगल 30 हो सकता है, वो एंगल 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 होता है, 90 नहीं होगा, 90 किस केस में हो सकता है, सिर्फ प्योर केस के अंदर, आया समझ। अगर आर एल में आर 0 हो गया तो प्योर केस हो गया ना वो, तो आया समझ। और अगर आरसी है, आरसी में यही होगा, इन दोनों के बीच में फाइट होगी, आर और सी के बीच में, आर चाहेगा दोनों सेम फेज में रहे और सी चाहेगा जो पोटेंशियल है वो लैग करे, तो इस केस में पोटेंशियल लैग तो करेगा पर पाई बाई 2 से नहीं करेगा, मतलब जैसे ग्राफ बना है ना, ग्राफ ऐसे ही कुछ बनेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि तुम्हारा ईएमएफ होगा वो सम एंगल पे होगा, नॉट एट 90, इसमें भी सेम ग्राफ बनेगा बट इट विल बी एट सम एंगल नॉट एट पाई बाई 2, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 40 30 निकालना पड़ता है। आर समझ आ गया और आर समझ आ गया, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, जो हमारा एक्चुअली में सिलेबस में है पर इनके बिना वो आता नहीं है, दैट इज एलसीआर सर्किट। अब एलसीआर सर्किट में क्या होता है, तीनों चीज एक साथ लगी हुई होती है, एक तुम्हारा होता है रजिस्टर, देखो रजिस्टर तो बेचारा बिल्कुल शांत है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो जिस सर्किट पर लगा दो वो यही चाहेगा कि दोनों साथ साथ चले, ये साथ में चलाने वाला आदमी है, ठीक है। ये पंगेबाजी कौन करते हैं, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें तीनों है, समझने की कोशिश करना, यहां से करंट जा रहा है क्योंकि तीनों सर्किट किसमें है, सीरीज में, तो करंट तो तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, आई नॉट साइन, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा सीरीज में करंट सेम रहता है, डिफरेंट क्या रहता है, पोटेंशियल, तो एक पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा जिसको मैं बोलूंगा वी आर, एक पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा जिसको बोलूंगा मैं वी सी, और एक पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा जिसको मैं बोलूंगा वी, आ रहा है समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना समझ आता है। अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटर में हम किसको यूज करते हैं, जो रेजिस्टर की तरह काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। तो अगर मैं वी आर लिखने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करना, वी आर होगा मैक्सिमम करंट कितना होगा रेजिस्टर के क्रॉस, आई नॉट इंटू आर, अगर मैं VC के अक्रॉस लिखने की कोशिश करूं तो R की जगह क्या आएगा, R की जगह क्या आएगा X, और L के अक्रॉस लिखने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, I नॉट की जगह, आप समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या होगा, यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो अगर करंट साइन ओमेगा टी है तो यहां पर भी क्या रहेगा, साइन ओमेगा टी, ठीक है।
अगर इसमें क्या होगा, कैपेसिटर है ये, तो इसमें पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा, लैग करेगा, लैग करेगा बाय व्हाट एंगल, और इसमें आ रहा है समझ, ये समझ आई। मतलब कुछ ऐसी कहानी हो रही है कि एक चाहता है सेम फेज में रहे, है ना, वो कौन चाहता है, आर, और इंडक्टर चाहता है, ये समझ आता है क्या, ये समझ आ रहा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों बिल्कुल अपोजिट फेज के अंदर है 180 डिग्री पे, इतना समझ आता है। तो अगर वेक्टर वाइज इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या मैं माइनस कर सकता हूं, या तो मैं VL माइनस VC कर सकता हूं, या VC माइनस, डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, वेक्टर वाइज अगर देखो तो V नेट जो होगा, इसको वेक्टर की तरह समझने की कोशिश करना। तुम्हारा जो V नेट होगा वो कैसे आएगा, V नेट विल बी अंडर रूट, देखो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये चीज में कन्वर्ट हो जाएगी VR, या तो VL माइनस VC, या फिर VC माइनस, इन दोनों को मैं एक चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पता क्या है, VL माइनस VC का मॉड, इतना समझ आता है। मॉड तो पता है ना, मॉड वो फंक्शन होता है या फिर वो मशीन होती है जिसमें कुछ भी डाल दूं एट एंड आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। तो एक बार बताओ, अब तुम्हें पता है कि एक है तुम्हारा VL माइनस VC, अब इसका जो नेट होगा वो किधर से जाएगा, बीच से, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाइथागोरस लगा दो, दैट इज VR स्क्वायर प्लस VL माइनस, तो V नॉट का फॉर्मूला समझ आ गया कैसे आया है। ठीक है, अब मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं इसके अंदर क्या कर पा रहा था, एक्स लिख पा रहा था रजिस्टर की जगह, इसमें लिख पा रहा था एक्सएल, ऐसे चाहिए मुझे तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू हो या फिर एक पर्टिकुलर चीज हो जिसको जिससे मैं पूरे को रिप्रेजेंट कर पाऊं, मतलब इस पूरे के लिए रेजिस्टेंस लिख पाऊं, वो क्या होता है, इंपेडेंस, वो क्या होता है, जेड, इंपेडेंस। आया समझ, आप समझने की कोशिश करना। अब मैं वीआर की जगह क्या लिखूंगा, एक्सएल, वीआर, यहां पर वीआर की जगह क्या होगा, आर, और वीसी की जगह यहां पर क्या होगा, एक्स, सेम चीज बन जाएगा, यहां पर वीआर की जगह बन जाएगा आर, और यहां बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्स से। तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या आया, जेड का, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर वी नॉट लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो इट विल बी आई नॉट मल्टीप्लाई बाय आर, में आर मल्टीप्लाई होता है इसमें, सॉरी एक्सी में, सॉरी कैपेसिटर में एक्सी मल्टीप्लाई होता है और इंडक्टर में एक्सएल मल्टीप्लाई होता है, पूरे सर्किट में क्या मल्टीप्लाई होगा, जेड। ठीक है, और लीड करेगा लैग करेगा, लीड करेगा लैग करेगा, मुझे नहीं पता, प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हो, इतना तो पता है, प्योर नहीं है ये, तो 0 π/2 और माइनस π/2 वाले केस तो होंगे ही नहीं, प्योर नहीं है ये, हो भी सकता है पर रेजोनेंस का केस होगा वो। आप समझने की कोशिश करो, अब कैसे पता चलेगा लीड करेगा लैग करेगा, अब फाइट आर सी के बीच में नहीं है, आर एल के बीच में नहीं है, अब फाइट है मेन, आर तो चाहेगा बिल्कुल सीधा चले, फाइट होगा बीसी और वीएल के बीच में, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। इंडक्टर चाहेगा ईएमएफ आगे रहे और कैपेसिटर चाहेगा ईएमएफ पीछे रहे। अब डिपेंड किस पे करेगा, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू, अगर एक्सएल ज्यादा है एक्सिस से, अगर एक्सएल ज्यादा है तो किसकी कहानी चलेगी, इंडक्टर की, फिर वो लीड करेगा, और एक्सिस ज्यादा एक्सएल से तो वो लैग करेगा। आया समझ, तो मैंने तुम्हें दो केस बढ़ा दिए, केस पहला क्या है कि तुम्हारा एक्सएल बड़ा हो, और दूसरा केस क्या है, एक्सी बड़ा हो। अगर एक्सएल बड़ा एक्सिस से तो कौन लीड करेगा, ईएमएफ लीड करेगा, और एक्सी बड़ा एक्सएल से तो ईएमएफ, इसका उल्टा भी बोल सकता हूं, मैं एक ही चीज से पढ़ा रहा हूं, इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि इसमें करंट लैग करेगा, इसमें करंट, इतने बेसिक बुद्धि होनी चाहिए कि ये खुद से सोच पाओ, समझ रहे हो, कि बाद में ये नहीं बताया सर आपने तो ये तो बता दिया कि करंट ईएमएफ लीड करेगा, ये बताया नहीं कि करंट लैग करेगा। मतलब ये चीज है कि एक 1 और 2 के बीच में रेस हो रही है, मैंने ये बोल दिया 1 आगे है, तो कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि आपने ये नहीं बताया कि 2 पीछे है। ठीक है, तो इसमें अगर ईएमएफ लीड करेगा तो मैं क्या लिखूंगा, वी नॉट को, वी नॉट विल बी आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी प्लस
अल्फा, और इसमें क्या लिखूंगा, आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अभी अल्फा कैसे निकालूंगा, मेन चीज ये है, अल्फा कैसे निकालूंगा, ये बहुत इजी है, समझ लो। तुमने ये निकाल लिया था, ये आर होगा, ये निकाल लिया था, ये एक्सएल माइनस एक्सी होगा, तो यहां से जो बीच से जाएगा वो जेड है तुम्हारा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, और ये एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या है, तो कॉस अल्फा क्या होगा, और इसको क्या बोलते हैं कॉस अल्फा को, और टेन अल्फा को क्या बोलते हैं, टेन अल्फा को क्या बोलते हैं, टेन अल्फा विल बी एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड डिवाइडेड बाय लास्ट केस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सएल एक्सी, दिस इज अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा एक बात बताओ, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो जेड किसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, ये जब दोनों बराबर हो गए तो माइनस करके क्या आएगा, जीरो, तो जेड विल बी इक्वल टू आर। अच्छा करंट क्या है, अगर मैक्सिमम करंट की बात करूं, दैट इज ई नॉट बाय जेड, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब जेड क्या हो, मिनिमम, ये तब क्या होगा मैक्सिमम, और जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, अब कुछ ना कुछ ऐड जो हो रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी सकती है, देखो आर स्क्वायर में जो ऐड कर रहा हूं वो पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी, पहले ये बताओ, वो पॉजिटिव क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि वो किसी चीज का स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, तो किसी चीज का भी स्क्वायर मिनिमम कितना आ सकता है, जीरो, उसे नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एक्स किसके बराबर होगा, एक्सी के, तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, रेजोनेंस के केस में करंट क्या होता है, एक और चीज ये बताओ, पावर फैक्टर किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, इट इज आर बाय जेड, दैट इज आर बाय आर, दैट इज 1, तो अल्फा किसके बराबर होगा, अच्छा देखो दोनों बराबर है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों की फाइट खत्म हुई और दोनों इक्वल पे है ना, वो लीड करा पाया ना वो, तो हो क्या पाएगा, कुछ नहीं होगा, रेजिस्टिव मतलब प्योरली रेजिस्टिव की तरह काम करेगा, कोई भी फेज का डिफरेंस, और यहां से पता भी चला कॉस अल्फा इज 1, कब होता है ऐसा, अल्फा जब कितना हो, समझ आया, एलसीआर सर्किट समझ आ गया, ये देख भी सकते हो, तुम्हें मैंने ग्राफ पढ़ाया था, देखो यहाँ पे एक बार ग्राफ देख लो, ग्राफ से भी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, ध्यान से समझ जाओ, देखो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि पहली बात तो जो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा देखिएगा वो क्या होगा, करंट या ईएमएफ, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो क्या है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ठीक है। अब जो मतलब ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, दिस लाइन, ये क्या होगा तुम्हारा वोल्टेज, और ये क्या होगा तुम्हारा, समझने की कोशिश करना, जब वोल्टेज अपने जीरो पे है तब करंट अपने मैक्सिमम पे है, मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, और वोल्टेज क्या है, लैग, ये कब हो सकता है, कैपेसिटिव सर्किट में। अच्छा एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम्हें एंगल के पाई बाय 2 ही दिखेगा, क्योंकि 4 ही ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तुम्हें दिख रहा है, ये यहां से चालू होता है, ये होता है 0, ये होता है पाई, फिर होता है ये 3 पाई बाय 2, और आखिरी वाला होता है, तो जब एक 0 से चालू हो रहा है तो दूसरा अपने किससे चालू हो रहा है, पाई बाय 2, तो इससे पता चलेगा कि प्योरली किसका केस होगा, प्योरली रेजिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव का। अब मुझे कैसे चलेगा इंडक्टिव या रेजिस्टिव है, वो कैसे पता चलेगा कि कौन किसको लीड कर रहा है, इसमें कौन करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव। क्या ग्राफ दे दो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा एक और चीज, ये मैंने तीसरी बार बता रहा हूँ, जो पावर है जब तक करंट और ईएमएफ अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो पावर अपने कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 2, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, आया समझ। देखो ये वाला केस देखो, इसमें भी तुम देखोगे वोल्टेज आगे है पर करंट का है, ये करंट तो पीछे चल रहा है, तो ये किसका केस है, वोल्टेज लीड कर रहा है, किसका केस है,
ये सब मैंने बता दिया। एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, इम्पिडेंस बता दिया, ये भी पढ़ा दिया। एक्सी बड़ा हुआ एक्सएल से तो वी नॉट होगा बी आर बी सी माइनस वी एल स्क्वायर, कॉस अल्फा इज आर बाय जेड टेन अल्फा इज एक्सएल माइनस एक्सी बाय। और जब रेजोनेंस होगा तो नो लीड नो लैग। अच्छा, एक होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये बता देता हूँ। देखो, जब एक्सएल बराबर होगा एक्सी के, तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा एल बराबर होगा ओमेगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल मतलब एक्सएल और एक्सी बराबर है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट। ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हर फ्रीक्वेंसी पे देखो एल और सी की वैल्यू तो सेम रहेगी। क्यों? एल और सी क्या है? एल है रिएक्टेंस होती है और सी है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो ये तो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। चेंज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलेगा? देखो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर तुम ओमेगा आर को उधर ले जाओ तो ओमेगा आर स्क्वायर इज 1 बाय, तो ओमेगा आर, अच्छा ये रेजोनेंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 2 पाई, और एफ आर इज समझ आता है इतना? देखो लिखा है ना, एलसीआर सर्किट पे करंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ध्यान से समझने की कोशिश करना है, एलसीआर सर्किट के अंदर करंट भी ना चेंज होता रहता है विद फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी। अगर मैं करंट और इसका ग्राफ बनाऊं ना फ्रीक्वेंसी का, तो क्या होगा? ये पहले बढ़ेगा फिर घटना चालू हो जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आया समझ? अब इस क्वेश्चन में देखो, एक एलसीआर सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया सी से। अगर मुझे चाहिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहे, मतलब उसमें कोई चेंज ना हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है? एफ आर इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट। अगर मैं इसको डबल करूंगा इसको, तो इसको मुझे हाफ करना पड़ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको समझाना ही पड़ता है। देखो एफ आर जो है वो होगा 1 बाई 2 पाई एल इनिशियल सी इनिशियल ना, प्योर सीबीएसई वाले बच्चों की तरीके से करा देता हूँ। और जो फाइनल होगा उसके अंदर भी एफ आर सेम ही है, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल। गेम क्या है? सी फाइनल जो है ट्वाइस ऑफ सी इनिशियल है, तो इट इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल इंटू 2 सी इनिशियल। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देता हूं, 1 बाई 2 पाई, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एल इनिशियल अंडर रूट ऑफ एल फाइनल और अंडर रूट ऑफ रूट 2 अंडर रूट ऑफ, देखो लिख सकता हूं ना, इसको पता है ना, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 को अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ, तो रूट सी कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। और ठीक, आप समझने की कोशिश करो, यहां पर क्या बच गया? 1 बाय रूट एल आई इज 1 बाय रूट 2 एल फाइनल। मैं क्या करूं? दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? 1 बाय एल आई इज 1 बाय, तो एल फाइनल यहां से कितना आ जाएगा? एल फाइनल विल बी एन इनिशियल बाय, क्या मुश्किल है यहाँ पर?